Hi everyone, I'm Veeni Lakkad. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने जो शुरू किया था ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट चैप्टर, जहाँ पे हमने एमएससी के सिलेबस के जितने भी रिएजेंट थे वो कंप्लीट करवाए हैं. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कुछ नए रिएजेंट डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट फर्दर एनी ड्यू लेट्स बिगिन द लेक्चर. चलिए, आज का सबसे पहला रिएजेंट है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे. यहाँ पे लिथियम मेटल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, कॉपर मेटल है जो नेगेटिवली चार्ज है, और कॉपर के साथ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं. तो आप इस स्ट्रक्चर पे से उसका नाम जनरली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट. ठीक है, और इस पूरे रिएजेंट को हम बोलेंगे गिलमैन रिएजेंट. तो गिलमैन रिएजेंट के अंदर यहाँ पे CH3 की जगह कोई भी R ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है. ठीक है, देखिए, lithium dimethyl cuprate will replace halogen by one methyl group, यानी कि आपके मोलिक्यूल के अंदर जो हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा वो रिप्लेस होगा इस मिथाइल ग्रुप के साथ. यानी कि अगर आप लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट का यूज़ कर रहे हो एक मोलिक्यूल, तो CH3 ग्रुप जो है वो एंटर होगा, यानी कि CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप रिप्लेस करेगा आपके हेलोजन एटम को जो मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा. अगर हम लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट का यूज़ करते हैं, यानी कि मिथाइल ग्रुप की जगह पे, स्पेसिफिकली मिथाइल ग्रुप की जगह पे अगर हम यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लें, ठीक है, R ग्रुप ले लें, तो अगर हम लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट का यूज़ करेंगे तो विल रिप्लेस हेलोजन बाय वन अल्काइल ग्रुप. ठीक है, यानी कि कॉपर के साथ दो जो आपके ग्रुप लगे हुए होंगे उसमें से एक आपका जो ग्रुप होगा वो रिप्लेस करेगा हेलोजन को. अगर हमने मिथाइल क्यूप्रेट लिया हुआ है तो मिथाइल ग्रुप रिप्लेस करेगा. अगर हमने मिथाइल की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप लिया है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने फिनाइल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इथाइल ग्रुप ले लिया, ठीक है, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर मैंने लिया तो वो अल्काइल ग्रुप जो है वो आपका हेलोजन को रिप्लेस करेगा. ठीक है, सिंपल सी ये इतनी चीज़ थी. आगे बढ़ेंगे. ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट है. सबसे पहले तो ये वाला जो रिएजेंट है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट वो ऑर्गेनोमेटालिक है, जहाँ पे मेटल यूज़ हो रही है लिथियम एंड कॉपर. सोर्स ऑफ कार्बेनाइन, यानी कि इसका जो आपका मैकेनिज्म होगा वहाँ पे आपको कार्बेनाइन देखने को मिलेगा. तो कार्बेनाइन का जनरेशन के लिए भी हम इसे जनरली यूज़ करेंगे. ठीक है, वाइडली यूज्ड फॉर अल्काइलेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म. इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म होती है, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी. ये जो CH3 है वो एज कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. अल्काइलेशन होगा या फिर मिथाइलेशन होगा, डिपेंड अपॉन कि आपने लिथियम के साथ डाई अल्काइल यूज़ करा है या फिर डाई मिथाइल यूज़ करा है. इसका जो जनरल इक्वेशन है आप यहाँ पे देखो कि जो आयोडीन ग्रुप है आपका वो रिप्लेस होगा एक CH3 के साथ, यानी कि यहाँ पे आपको CH3 देखने को मिलेगा. क्लियर. चलिए, नेक्स्ट हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे. देखिए, सबसे पहले आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ क्लोरीन एटम जुड़ा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली जो साइक्लोहेक्सीन रिंग है उसके साथ हेलोजन एटम एज आयोडीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप आपका R हो गया और आयोडीन आपका एस हेलोजन एटम हो गया. तो यहाँ पे हमने कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ हेलोजन एटम को जुड़ा है. हम यूज़ कर रहे हैं लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट को. यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो आपका अल्काइल ग्रुप है वो कॉपर के साथ जुड़ जाएगा. क्लोरीन ग्रुप जो है, यानी कि क्लोरीन एटम जो है वो भी आपका कॉपर के साथ जुड़ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर के साथ एक तरफ R ग्रुप जुड़ गया, एक तरफ क्लोरीन ग्रुप जुड़ गया. R और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया यहाँ पे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये जो आपका R ग्रुप है, ये वाला R ग्रुप वो कॉपर के साथ लगे हुए एक CH3 के साथ बॉन्ड बना के आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा RCH3. ठीक है, क्लोरीन एटम जो यहाँ पे था जो कॉपर के साथ जुड़ा था वो अब लिथियम के साथ जुड़ के यहाँ पे लिथियम क्लोराइड के तौर पे बाहर निकल जाएगा. यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर उसके साथ अब क्या रहा, CH3 रहा, तो कॉपर CH3 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, तो जनरल ये जो आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म था उसमें आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे कि अल्काइल ग्रुप के पास पहले क्लोरीन था जिसका रिप्लेसमेंट हुआ एक CH3 ग्रुप के साथ, जो CH3 ग्रुप लगा हुआ था क्लोरीन कॉपर के साथ. ठीक है, तो ये जनरल मैकेनिज्म था. आपको इतनी चीज़ आई होप समझ में आई होगी.
चलिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखियो कि बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन एटम यहाँ पे जुड़ा हुआ है। हमने यूज़ किया है डाइमिथाइल कॉपर लिथियम यानी कि लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट। तो क्लोरीन एटम यहाँ पे रिप्लेस होगा और यहाँ पे आपको CH3 देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि क्लोरोबेंजीन में से आपको टॉल्यूइन मिल रहा है। साइक्लोहेक्सेन जो आपका यहाँ पे रिंग है उसके साथ OH है और यहाँ पे आपकी इपोक्साइड रिंग है। तो क्या होगा, इपोक्साइड रिंग का ओपनिंग होगा, तो ये जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ निकल के यहाँ पे OH का फॉर्मेशन करेगा और CH3 यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप जो है उसमें से एक मिथाइल ग्रुप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। तो ये एक दूसरी एप्लीकेशन थी। इस वाले कंपाउंड में अगर आप देखो तो हम थोड़ा सा इसको इलेबरेट करके समझाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका इथिलीन ग्रुप है यानी कि डबल बॉन्ड है, ओलेफिनिक ग्रुप, और ये आपका R लगा है। अभी जो CH3 है वो जुड़ेगा कहाँ पे, ठीक है, CH3 है वो जुड़ेगा कहाँ पे, यहाँ पे तो आपका हेलोजन एटम है ही नहीं। हमने क्या बोला कि जो यहाँ पे हेलोजन एटम होगा ये वाला वो रिप्लेस होगा CH3 से, लेकिन यहाँ पे तो आपको कोई भी हेलोजन एटम देखने को मिल ही नहीं रहा। तो गिलमैन रिएजेंट क्या करेगा, यानी कि जो लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट हमने जो गिलमैन रिएजेंट बोला वो क्या करेगा, तो या तो वो यहाँ पे अटैक कर पाएगा या तो फिर वो यहाँ पे अटैक कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साइड आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपकी C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल वाली जो साइड है वो आपकी हार्ड साइड है। क्या बोलेंगे हम इसको, हार्ड साइड। हार्ड साइड को हम बोलेंगे H, और ये जो आपका डबल बॉन्डेड ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है इस ग्रुप को हम बोलेंगे सॉफ्ट साइड, ठीक है, इसे हम बोलेंगे सॉफ्ट साइड। क्यों कार्बोनिल ग्रुप को हमने हार्ड साइड बोला, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, साइज़ इसकी बहुत ही कम होती है ऑक्सीजन की, तो ये आपका क्या होगा, हार्ड साइड होगी, और ये वाली जो साइड होगी डबल बॉन्डेड साइड वो आपकी सॉफ्ट साइड होगी। अभी आपको देखना है कि इस गिलमैन रिएजन के अंदर जो हमने मेटल यूज़ करी है कॉपर, तो कॉपर जो है वो कौन सा, कॉपर जो मेटल होती है वो सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। अगर आप एसिड बेस कंसेप्ट को समझ के आए हो तो आपको पता होगा कि कॉपर, लिथियम, ये वाले जो सारे ग्रुप होते हैं या फिर मेटल होती है तो वो सॉफ्ट मेटल होती है, ठीक है। तो कॉपर अगर सॉफ्ट मेटल है तो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप जुड़ेगा सॉफ्ट साइड पे, रिएक्टेंट मोलिक्यूल में जो सॉफ्ट साइड होगी उसी के साथ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़ा है सॉफ्ट मेटल कॉपर के साथ। इतनी चीज़ समझ आई। अभी हम इस चीज़ को सबसे पहले रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको पता चला कि सॉफ्ट साइड है हमारी इस इथिलीन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा आपका CH3 ग्रुप और ये वाला जो आपका डबल बॉन्ड है वो अब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे R एज इट इज़, यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो खत्म हो गया और CH3 आपका जुड़ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इतनी चीज़ हुई आपकी गिलमैन रिएजेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, हार्ड साइड कौन सी है और सॉफ्ट साइड कौन सी है। जब आपको हेलोजन एटम जो है वो नहीं दिया रहेगा और आपको गिलमैन रिएजेंट को अप्लाई करना होगा तब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कॉपर जो है वो सॉफ्ट मेटल है, तो कॉपर के साथ जुड़ा हुआ मिथाइल ग्रुप सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, यानी कि अल्कीन यानी कि डबल बॉन्डेड साइड वाली जो ग्रुप होगी वहाँ पे अटैच होगा, ना कि कार्बोनिल कार्बन यहाँ पे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन वाली जो साइड है C डबल बॉन्ड O वो हार्ड साइड है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉलर साइज ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारा रिएजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड यूजफुल होता है ऑक्सीडेशन में, ठीक है। जनरली हम ऑक्सीडेशन के लिए हम उसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे कन्वर्जन कहाँ पे होगा, तो CH2 ग्रुप होगा नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप, तो वो कन्वर्ट होगा C डबल बॉन्ड O ग्रुप में यानी कि कीटोनिक ग्रुप में। CH3 ग्रुप होगा वो कन्वर्ट होगा CHO ग्रुप में यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप में। और एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ CH2 यानी कि आपका CH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा एलाइलिक पोजीशन पे, तो वो OH ग्रुप में कन्वर्जन दिखाएगा, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ अगर आपको ऑक्सीडेशन करवाना हो, एक तरफ CH2 ग्रुप है और एक तरफ CH3 ग्रुप है,
तो आप किस ग्रुप का ऑक्सीडेशन सबसे पहले कर पाओगे? तो रिएक्टिविटी टवर्ड्स CH2 इज़ मोर देन CH3। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि CH2 ग्रुप का कन्वर्जन आप सबसे पहले C डबल बॉन्ड O में करवाओगे। अगर फर्दर सेलेनियम डाइऑक्साइड अगर आप यूज़ करोगे तो फिर आपका CH3 का कन्वर्जन CHO में होगा। यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल में इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप के इर्द गिर्द आपको CH2 और CH3 ग्रुप को ढूंढना है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका CH3 ग्रुप है, ये आपका CH2 ग्रुप है, ठीक है। तो CH2 ग्रुप का यहाँ पे ऑक्सीडेशन C डबल बॉन्ड O ग्रुप में आपको होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा, CH3 एज इट इज़ यहाँ पे है, ये वाला CH3 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि CH3 और CH2 जहाँ पे प्रेजेंट होंगे दोनों, तो CH2 का कन्वर्जन C डबल बॉन्ड O में सबसे पहले होगा। यहाँ पे आप अगर आप देखो तो ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है। तो CH3 ग्रुप का कन्वर्जन इन लोगों ने यहाँ पे दिखा है CHO में। तो इतनी चीज़ क्लियर हुई यहाँ से। चलिए नेक्स्ट, एलाइलिक ऑक्सीडेशन किसे बोलेंगे? ये आपकी CH डबल बॉन्ड CH वाली जो पोजीशन है, तो वहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH के पास में जो CH2 ग्रुप होगा वो कन्वर्ट होगा OH में, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे CH डबल बॉन्ड CH के बाजू में जो CH2 ग्रुप था वो अब कन्वर्ट हुआ है CH और यहाँ पे OH ग्रुप लग चुका है। तो ये एलाइलिक ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। सेलेनियम डाइऑक्साइड एक और जगह पे यूज़ होता है विच इज़ योर डीहाइड्रोजनेटिंग, यानी कि डीहाइड्रोजनेटिंग यानी कि आपका H2 मोलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा। 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे आपके मोलिक्यूल में से। देखिए यहाँ पे आपको ये वाला मोलिक्यूल देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे CH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इस CH2 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो CH डबल बॉन्ड CH आपको ग्रुप यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एक CH2 अगर आपको क्लियरली नहीं दिखा हो तो मैं अगेन इस चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो CH2 ग्रुप है ये वाला, वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाले हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यानी कि H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होगा और CH और CH के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। बाकी के सारे ग्रुप एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। तो ये थे आपकी सेलेनियम डाइऑक्साइड के कुछ एप्लीकेशन। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, CH2 कन्वर्ट होंगे कीटोनिक ग्रुप में, CH3 कन्वर्ट होगा CHO में, एलाइलिक पोजीशन पे जो CH2 होगा वो OH में कन्वर्ट होगा और आप प्रायोरिटी ज़्यादा दोगे CH2 ग्रुप को, ठीक है। यहाँ पे आप इस रिएक्शन से समझ सकते हो इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रब्स कैटलिस्ट में, ठीक है। ग्रब्स कैटलिस्ट जो है उसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही सिंपल है। आपको ग्रब कैटलिस्ट की कोई मैकेनिज्म बड़ी बड़ी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ग्रब कैटलिस्ट को अगर हम यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट किस तरीके का फॉर्म होगा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा एक मोलिक्यूल दे देंगे और आपको एंड में कुछ ऐसी चीज़ दे देंगे और ग्रब्स कैटलिस्ट लिख के दे देंगे। आपको सिर्फ 2 चीज़ को ध्यान में रखना है और प्रोडक्ट बनाना है, बाकी के पूरे मोलिक्यूल को आप एज इट इज़ रखोगे। ग्रब कैटलिस्ट इतना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रब कैटलिस्ट का यूज़ होता है ऑर्गेनिक ओलेफिन मेटाथिसिस में। मेटाथिसिस वर्ड सुन के घबराने की कोशिश नहीं है, कोशिश मत करिएगा। ओलेफिन का ही फॉर्मेशन होता है, यानी कि डबल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है, सिंपल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रब्स कैटलिस्ट दिखता किस तरीके से, तो फर्स्ट जनरेशन इस तरीके का दिखेगा, सेकंड जनरेशन इस तरीके का दिखेगा। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में डिफरेंस क्या है? देखिए फर्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पे आपका रुधियम है, उसके साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हैं, यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, PCY3 यानी कि आपकी जो पिरिडीनियम क्लोराइड आपकी रिंग होगी वो 2 आपके यहाँ पे जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट जनरेशन यानी कि सबसे पहला ग्रब कैटलिस्ट ये वाला फॉर्मेशन उसका हुआ था सबसे पहले। अभी इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करके हमने बनाया सेकेंड जनरेशन ये वाला। सेकेंड जनरेशन के अंदर आपको ये 2 क्लोरीन एटम, ये फिनाइल और PCY3 ग्रुप जो है वो देखने को मिलेंगे। जो एडिशन होगा वो इस वाले ग्रुप का होगा, ठीक है। ये पूरा जो ग्रुप आप देख पा रहे होंगे उस ग्रुप का थोड़ा सा एडिशन होगा और सेकेंड जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको सिंपली आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में से कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, तो आप इजीली इस चीज़ को देख के बता सकते हो।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड जनरेशन जो है, सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट की जो रिएक्टिविटी है वो ऑब्वियसली बेटर होगी फर्स्ट से। हमने सेकंड जनरेशन को क्यों फॉर्म करा? फर्स्ट था ना, तो फर्स्ट जनरेशन अपना काम कर रहा था, तो हमने सेकंड का इन्वेंशन ही क्यों किया? फर्स्ट की रिएक्टिविटी को थोड़ी सी बढ़ाने के लिए, ठीक है। जब भी हम कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं तो हम जो एग्जिस्टेंस मोलिक्यूल है उसकी रिएक्टिविटी, उसका यूजफुलनेस बढ़ाने के लिए हम फर्दर स्टडी करते हैं उस मोलिक्यूल के ऊपर, फर्दर हम उसकी इन्वेंशन उसकी बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी यूजफुलनेस को बढ़ाने के लिए। तो यही है कि रिएक्टिविटी ऑफ सेकंड जनरेशन कैटलिस्ट इज बेटर देन फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन की रिएक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है अगर हम उसको मॉडिफाई करें सेकंड जनरेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, यूज़ इन ऑर्गेनिक ओलेफिन मेटाथेसिस में किस तरीके का यूज़ होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस मोलिक्यूल को ध्यान दोगे, आपको इस तरीके का मोलिक्यूल एग्जाम में देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये वाला जो कर्व है यानी कि आपका बहुत ही बड़ा एक जाइंट मोलिक्यूल दिया रहेगा और उसके दोनों एंड पे आपको दो डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे इस तरीके का, ठीक है। ये दो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। अभी आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड जहाँ से शुरू हो रहे हैं उस दोनों कार्बन के बीच में आपको एक बॉन्ड बनाना है और उसके ऊपर दूसरा एक बॉन्ड बना देना है, यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। और इन दोनों डबल बॉन्ड को जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे उनको आपको हटा देना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरी रिंग मिलेगी इस तरीके की, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक बॉन्ड था, यहाँ पे एक बॉन्ड था और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस वाले मोलिक्यूल में। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आपको क्रिएट करवा देना है, ठीक है। अगर हम एसाइक्लिक डाइन मेटाथेसिस करें, यानी कि उसको अगेन ओपन करें इन दोनों मोलिक्यूल को, तो इस तरीके का ओपन होके आपको वापस से वो मोलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, अगेन इस चीज़ को मैं इरेज कर देती हूँ, आप थोड़ा सा क्लियरली इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको दिखेगा जहाँ से डबल बॉन्ड आपके बन रहे हैं, यानी कि आपको दिख रहे हैं शुरू होना, उन दोनों कार्बन के बीच में आपको इस तरीके के एक बॉन्ड बना देना है और उसके बीच में आपको डबल बॉन्ड क्रिएट करवा देना है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको करनी है प्रोडक्ट में। यहाँ पे आप देखो तो ये R1 और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये आपका R2 और ये वाला, तो ये वाला कार्बन एटम और इस वाले कार्बन एटम के बीच में हम बनाएंगे डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड को हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। तो आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा ये वाला, ठीक है। इतनी चीज़ आपको करनी है ग्रब्स कैटलिस्ट में। देखिए, ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल देके रखा है यहाँ पे। पूरा आपका ये बड़ा मोलिक्यूल होगा, ये वाला जो पूरा बड़ा मोलिक्यूल है वो आपकी इस तरीके की रिंग होगी जिसके साथ दो आपके इस तरीके के डबल बॉन्ड यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। जहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आपके शुरू हो रहे हैं उन दोनों के बीच में आपको यहाँ पे एक बॉन्ड बनाना है और उसके बीच में एक डबल बॉन्ड ऐड कर देना है और इन दोनों डबल बॉन्ड को आपको रिमूव करके प्रोडक्ट लिखनी है, जहाँ पे आपको इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बाकी के ऊपर के मोलिक्यूल में हमने कुछ भी चेंज नहीं करा है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो सिंपल ये आपका था ग्रब्स कैटलिस्ट का यूज़। देखिए, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ग्रब कैटलिस्ट की एप्लीकेशन को तो आपको बहुत बड़े बड़े मोलिक्यूल देखने को मिलेंगे और एंड में आपको ये दो डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे जिन दोनों को आपको सिर्फ जोड़ना होता है, उन दोनों कार्बन को, ठीक है। तो हम ज़्यादा एप्लीकेशन इसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपको ये वाली एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है, और ये वाली एक चीज़ याद रखनी है। तो ग्रब्स कैटलिस्ट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, रिएक्टिविटी सेकंड जनरेशन की थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थे आपकी 3 रिएजेंट। आज के लेक्चर के समरी हम देख लेते हैं। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट का हमने किस तरीके से यूज़ करा अल्काइलेशन में। अगर हम मिथाइल क्यूप्रेट का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे मिथाइलेशन, ठीक है, ऑन सॉफ्ट साइड। यानी कि मिथाइलेशन में अगर क्लोरीन एटम नहीं है तो यानी कि हेलोजन एटम नहीं है तो हम रिमूव किसे करेंगे, नहीं करना होता है, तो CH3 ग्रुप जो लगेगा वो सॉफ्ट पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है वो आपका सॉफ्ट मेटल होगा। सेलेनियम डाइऑक्साइड से हमने ऑक्सीडेशन करवाया CH2 का डबल बॉन्ड O में और CH3 का CHO ग्रुप में। ग्रब्स कैटलिस्ट के अंदर हमने करा
ओलेफिन मेटाथेसिस जो हमने अभी कुछ सेकंड के पहले हमने देखा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़, ये तीनों रिएजेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ और रिएजेंट डिस्कस कर रहे होंगे। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।